एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर। इस चैनल पे हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें करंट अफेयर्स में से साइंस एंड टेक रिलेटेड किसी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का हम रोज़ इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो चलिए पढ़ते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने इसका सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट करा है पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का, जिसका रेंज कितना है 1500 किलोमीटर्स। ये किसके द्वारा हुआ है? डीआरडीओ द्वारा। आपको पता होगा कि इंडिया में जितने भी मिलिट्री रिलेटेड रिसर्च होते हैं वो डीआरडीओ द्वारा ही होते हैं। और कहाँ हुआ है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा कोस्ट पर है। अब इस मिसाइल की कुछ खासियतें, जैसे एक तो हाइपरसोनिक स्पीड है। हाइपरसोनिक स्पीड क्या है, इसको भी डिटेल में हम आगे की सेक्शन में समझेंगे। ये काफ़ी सारे पे लोड्स को ले जा सकता है। पे लोड्स होता है बेसिकली जो मिसाइल सामान को कैरी करती है, उसे हम पे लोड बोलते हैं। तो कोई वॉरफेयर है तो वो भी पे लोड होगा, या हम कोई सेंसर्स भेज रहे हैं तो वो पे लोड ही कहलाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ एक मिसाइल कैरी करती है उसे हम पे लोड कहते हैं। सक्सेसफुली इसका टेस्ट हो गया और बहुत सारे रेंज सिस्टम इंडिया में डिप्लॉय हुए थे जिन्होंने इसकी टेस्टिंग करी। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रही है इसकी। तो कॉन्ग्रेचुलेटिंग द डीआरडीओ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ही सेड ऑन ट्विटर दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली कंडक्टिंग द फर्स्ट ट्रायल ऑफ लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। पहला ट्रायल था ये और बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। हिस्टोरिक मोमेंट है ये, क्योंकि इंडिया हैज़ पुट because this achievement has put our country in the group of select nations having capabilities of such critical and advanced military technologies। बहुत कम ही कंट्रीज़ हैं और चुनिंदा ऐसी कंट्रीज़ है जिनके पास में हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की कैपेबिलिटी है। Therefore, this has been a great achievement for our country. Now this has been indigenously developed by DRDO, यानी कि DRDO ने ही इसको बनाया है, कोई फॉरेन कंट्री से हमने हेल्प नहीं ली है। नाउ हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं? मैन्यूवरेबल होते हैं, यानी कि इनके अंदर एबिलिटी होती है टू चेंज द डायरेक्शन वेरी फ्रिक्वेंटली एंड कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ एटलीस्ट मैक 5। कम से कम मैक 5 की स्पीड पे तो ये उड़ सकते हैं। मैक 5 क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड का 5 गुना। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। व्हाट इज़ अ लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल? अ लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल इज़ अ सुपर फास्ट, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। एडवांस्ड वेपन सिस्टम है। एडवांस क्यों है? क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी हैं जिनको हम आगे के सेक्शन में समझेंगे। दैट कैन ट्रैवल एट हाइपरसोनिक स्पीड। स्पीड कितनी है? हाइपरसोनिक, यानी हाइपरसोनिक स्पीड होती है ग्रेटर देन मैक 5। मैक 5 जो स्पीड होती है वो क्या होती है? 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, यानी मैक की स्पीड होती है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड को हम बोलते हैं मैक। तो मैक 5 क्या होगा? 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 स्पीड पे या उससे ज़्यादा पे ऑपरेट कर सकती है, और इनको इस तरीके से डिज़ाइन करा गया जाता है दैट दे स्ट्राइक टारगेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी काफ़ी लंबी दूरी से भी ये टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकते हैं। एंड दे हैव एन एक्सेप्शनल प्रेसिशन, बहुत ही एक्यूरेसी के थ्रू ये हम टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं। दीज आर कंसिडर्ड अ गेम चेंजर इन मॉडर्न वॉरफेयर। बिकॉज वाई? बिकॉज ऑफ देयर स्पीड, बिकॉज ऑफ देयर स्टील्थ, बिकॉज ऑफ देयर एजिलिटी। स्पीड तो बहुत ज़्यादा हमने समझ लिया। स्टील्थ यानी कि क्योंकि इतनी स्पीड से ये चलते हैं तो ये बहुत आसानी से छुप भी जाते हैं, यानी कि इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। एजिलिटी अगेन इज़ फुर्ती, बहुत जल्दी अपना डायरेक्शन और स्पीड चेंज कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, हाइपरसोनिक मिसाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। व्हाट मेक्स इट स्पेशल? फर्स्ट थिंग इज इट्स हाइपरसोनिक स्पीड। ऑलरेडी वी हैव रेड, ये 1 आवर के अंदर 6175 किलोमीटर्स कवर कर सकते हैं, जिसके कारण एडवर्सरीज जो होती हैं, जो एनिमी होता है, उनके पास में रिएक्ट करने का टाइम बहुत कम होता है। देन सेकेंड इज़ मैन्यूवरेबिलिटी। कि क्या होता है कि जो रेगुलर मिसाइल्स होती हैं वो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाती बहुत जल्दी, वो या तो सीधे डायरेक्शन में चलती हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी डायरेक्शन को बहुत आसानी से चेंज कर सकती हैं। वो जिगजैग पैटर्न में भी जा सकती हैं बहुत आसानी से, बहुत जल्दी। तो उसके कारण क्या होता है, एनिमी के पास टाइम ही नहीं बचता है कि वो उसको ट्रैक कर पाए या उसको शूट कर पाए। जब तक वो उसको शूट करता है तब तक ये जो मिसाइल है वो अपना पोजीशन चेंज कर चुकी होती है, इसलिए दे आर हार्ड टू स्टॉप। द थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज़ लॉन्ग डिस्टेंस।
ये टारगेट्स को बहुत लंबी दूरी से भी हिट कर सकती हैं, इवन दूसरी कंट्री में भी। यानी हो सकता है कि आप इंडिया से इसको लॉन्च करो और पाकिस्तान में जाके एनिमी किसी पर्टिकुलर सिटी या लोकेशन पर ये पहुंच जाए। स्टील्थी है, यानी कि इनको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं या बाकी एनिमी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो रडार्स होते हैं वो इनको कभी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर फास्ट स्पीड। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हुई। हाइपरसोनिक स्पीड, देयर एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन वेरी फ्रीक्वेंटली एंड वेरी इजीली ड्यूरिंग द फ्लाइट, their long distance ability, their ability of covering long distances, and stealthy यानी ability of radars not being able to detect them। अब ये वर्क कैसे करती हैं? बेसिकली हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं, ये एक टाइप के ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो किसी रॉकेट के थ्रू पहले लॉन्च होते हैं और उसके बाद में ये ग्लाइड यानी मूव करते जाते हैं टारगेट की तरफ। यानी रॉकेट ने एक बार लॉन्च कर दिया, फिर रॉकेट तो अलग हो गया और ये मिसाइल एक डायरेक्शन में टारगेट के डायरेक्शन में जाती गई। दूसरा होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इनको स्पेशल इंजन इनके अंदर होते हैं, स्क्रैम जेट इनके अंदर ही इंजन होते हैं जो इनको फ्लाई कराते रहते हैं ड्यूरिंग द एंटायर फ्लाइट। इंपॉर्टेंट क्यों है? स्ट्रैटेजिक डिटरेंस के लिए, यानी कि दे कैन क्विकली डिस्ट्रॉय हाई वैल्यू टारगेट्स लाइक मिलिट्री बेसेस और शिप्स। यानी कि एनिमी कंट्री में किसी भी मिलिट्री बेस को, किसी वेपन को, किसी शिप को डिस्ट्रॉय बहुत कर सकते हैं। तो किसी भी कंट्री के मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने में इनका बहुत अच्छा रोल है। सेकेंडली ये टाइम रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस डिटेक्शन टाइम, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है इसलिए एनिमी इनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। जब तक करते हैं तब तक मिसाइल बहुत आगे निकल चुकी होती है। अब किन किन कंट्रीज़ के पास में ये टेक्नोलॉजी है? रशिया के पास में है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स के नाम हैं एवेनगार्ड, जिरकॉन। चाइना DF, ZF, WZ8, दे हैव देम करंटली, यानी इनके पास में तो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। अदर्स सच एज US एंड इंडिया हैव देम इन टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट फेज, यानी कि US और इंडिया इनको फ़िलहाल टेस्ट ही कर रही हैं, फुली डेवलप नहीं हुई हैं। They are seen as the future of advanced weaponry. In short, the hypersonic missiles are what? These are like the Formula One cars of the missile world. They are blazing fast, बहुत ज़्यादा स्पीड है, highly advanced and very hard to beat. तो चलिए पढ़ते हैं स्पीड रेंजेस के बारे में। बहुत सारे टाइप की स्पीड रेंजेस होती हैं। जैसे पहली है सबसोनिक स्पीड। सबसोनिक स्पीड क्या है? जो स्पीड विच इज़ स्लोअर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। स्पीड ऑफ द साउंड से कम की जो स्पीड होगी उसे सबसोनिक स्पीड बोलेंगे। ये मैक 1 से कम होती है। कितनी होगी ये? एक आवर में 1235 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक घंटे में 1235 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसकी सबसोनिक स्पीड मानी जाएगी। यूजुअली जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं, पैसेंजर प्लेन्स, कार्स एंड बर्ड्स हैं, वो यूजुअली इसी स्पीड पर फ्लाई करते हैं। इस स्पीड पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो आसपास की जो एयर होती है वो आराम से फ्लो होती है, जिसके कारण कोई शॉक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती है। सेकेंड टाइप की स्पीड है सोनिक स्पीड या मैक 1 स्पीड। तो सोनिक स्पीड क्या होती है? स्पीड विच इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड के इक्वल जो भी स्पीड होगी उसे सोनिक स्पीड बोलेंगे। होती कितनी है? 343 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में बोलें तो 1235 किलोमीटर पर आवर या फिर 767 माइल्स पर आवर। अब क्या होते हैं, जो यूजुअली एयरक्राफ्ट होते हैं वो यूजुअली तो सबसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग सम ब्रीफ मोमेंट, कुछ समय के लिए वो सोनिक स्पीड पे भी फ्लाई करते हैं। अब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट सोनिक स्पीड पे फ्लाई करता है तो वो एक सोनिक बूम क्रिएट करता है। सोनिक बूम क्या होती है? एक लाउड साउंड जो होती है, विस्फोट जैसी, एक्सप्लोजन जैसी लाउड साउंड जो क्रिएट होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सोनिक स्पीड पे ट्रैवल करता है तो उस लाउड साउंड को हम सोनिक बूम बोलते हैं। अब आपने देखा हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मूव करता है तो पीछे एक आवाज़ सुनाई देती है, बहुत बहुत भयंकर आवाज़ सुनने को मिलती है, उसे हम सोनिक बूम बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इतना फास्ट मूव करता है तो उसके आसपास की एयर को वो पुश करता है। अब ये जो एयर पुश करता है, आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो साउंड वेव्स भी प्रोड्यूस करता है। जब बहुत ज़्यादा स्पीड पे वो ट्रैवल करता है तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो पाइलअप होकर एक बिगर साउंड वेव बना लेती हैं, और ये जो बिगर साउंड वेव है वो बर्स्ट होती है और एक बहुत लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस होती है।
ये सिमिलर होता है रिपल इफेक्ट। जब आप देखते हो कि जब पानी में से कोई बोट मूव करती है तो रिपल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, या पानी के अंदर आपने अगर कोई पत्थर फेंक दिया तो आसपास ऐसे रिपल्स ही बनती जाती हैं। तो उसी प्रकार से एयर के अंदर भी साउंड वेव्स की रिपल टाइप बनती हैं, और सारी ये जो साउंड वेव्स हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ी साउंड वेव क्रिएट करती हैं, जिसे साउंड बूम बोलते हैं या सोनिक बूम बोलते हैं। थर्ड जो स्पीड है वो है सुपरसोनिक स्पीड, यानी मैक 1 से लेकर मैक 5 के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो वो सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करता है। ये कितना होता है? द स्पीड विच इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड बट लेस देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो क्वांटिटी इसकी इतनी होगी 1235 किलोमीटर पर आवर के बीच में लेकर 6174 किलोमीटर पर आवर के बीच की जो साउंड होगी वो सुपरसोनिक स्पीड होगी। कुछ एडवांस फाइटर जेट्स होते हैं वो स्पीड पे ट्रैवल करते हैं। मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस, इंडिया की एक मिसाइल है ब्रह्मोस जो इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन से बनी है, वो भी सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करती है। फिर होता है हाइपरसोनिक स्पीड, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा है। मैक 5 जितनी या उससे ज़्यादा की जो स्पीड होती है वो हाइपरसोनिक स्पीड होती है, यानी 6174 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की जो स्पीड होगी वो हाइपरसोनिक स्पीड होगी। अब कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं जो इस स्पीड पे ऑपरेट करती हैं, जैसे कि रशिया की ज़िरकॉन मिसाइल। उसी तरीके से जो स्पेस क्राफ्ट एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में अपने एक्सप्लोरेशन का करने के बाद में, कोई भी स्पेस क्राफ्ट जब स्पेस के लिए छोड़ा जाता है और स्पेस में वो घूम फिर के जब वापस अर्थ के अंदर एंटर होता है तो वो यूजुअली हाइपरसोनिक स्पीड पे एंटर होता है। फिर है हाई हाइपरसोनिक स्पीड। ये क्या होती है? मैक 10 से मैक 25 के बीच में, यानी कि 12,348 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड जो होती है वो हाई हाइपरसोनिक स्पीड कहलाती है। दिस इज़ अचीवेबल विद एडवांस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा जब कोई एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उसी से ये स्पीड अचीवेबल है। एग्जाम्पल है सम री एंट्री व्हीकल्स लाइक दोज रिटर्निंग फ्रॉम द स्पेस। जैसे कि पढ़ा था हमने, स्पेस क्राफ्ट जो या स्पेस व्हीकल जो वापस एंटर करते हैं स्पेस के एक्सप्लोरेशन करने के बाद में, तो वो इस स्पीड पे एंटर करते हैं। और इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल हाइपरसोनिक सिस्टम, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस स्पीड पे। तो नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? जो स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू लीव अ प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल पुल। किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करने के लिए या उसको उसके अगेंस्ट जाने के लिए जो स्पीड हमें चाहिए होती है वो एस्केप वेलोसिटी होती है। जैसे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या है 40,320 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर इसी स्पीड पे अगर किसी चीज़ को अर्थ से स्पेस की तरफ फेंका जाएगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जाकर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाएगा। एग्जाम्पल है रॉकेट्स लाइक सैटर्न वी। सैटर्न वी एक रॉकेट है जिसको मून पे भेजा गया था। फिर है सुपर लुमिनल स्पीड। ये थ्योरेटिकल है, यानी कि अब तक इसके बारे में थ्योरी में ही पढ़ा है। फिजिकली इस स्पीड को अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है। स्पीड्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। लुमिनल मतलब लाइट, सुपर यानी उससे ज़्यादा। तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा की जो स्पीड होगी उसे सुपर लुमिनल स्पीड बोलेंगे। एंड दिस इज़ नॉट फिजिकली बेस्ड ऑन द करंट फिजिक्स। अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है ऐसी स्पीड को अचीव करना, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की जो स्पीड होगी उसे हम सुपर लुमिनल स्पीड बोलेंगे। दिस एग्जिस्ट ओनली थ्योरी और साइंस फिक्शन। तो ये समरी है स्पीड रेंजेस की, आप पढ़ सकते हैं। अब पढ़ते हैं पेलोड के बारे में। इस न्यूज़ में आपने वर्ड सुना होगा पेलोड। पेलोड क्या होता है? ये रेफ़र करता है वो सामान जो एक मिसाइल कैरी करता है। सो इट कैरीज टू परफॉर्म इट्स मेन पर्पस यूजुअली द ऑब्जेक्ट और मटेरियल इट डिलीवर्स टू द टारगेट। यानी टारगेट पे मिसाइल को छोड़ा किसी काम की वजह से जाता है, कि कोई सामान लेके जाता है किसी टारगेट पर पहुंचाने के लिए, उस सामान को पेलोड बोलते हैं। सिंपल टर्म्स में बोले तो व्हाट द मिसाइल इज़ कैरिंग, जो मिसाइल कैरी करता है। यूजुअली क्या होते हैं? वॉर हेड सच एज एक्सप्लोसिव, विस्फोट का सामान होता है। किसी एनिमी कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई न्यूक्लियर हेड्स यूज़ होते हैं। कैमराज होते हैं, सेंसर्स होते हैं जो कि इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर भेजे जाते हैं, तो वो मिसाइल्स के थ्रू भेजे जाते हैं। ज़्यादा बड़ी मिसाइल होंगी तो ज़्यादा हैवियर पेलोड को ले जा सकते हैं।
तो बेसिकली शॉर्ट में कहें तो पेलोड इज़ अ जॉ पार्ट ऑफ द मिसाइल, जिस रीज़न से उसको लॉन्च करा जाता है। अब समझते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के डिफेंस के लिए जितना भी रिसर्च होता है, जितना भी डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट करने का काम डीआरडीओ का होता है। तो ये इंडिया की प्रीमियर इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो इंडिया के डिफेंस के लिए वेपन्स, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट बनाती है। जैसे मिसाइल्स को बनाना, फाइटर जेट्स, टैंक्स, रेडार्स जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए यूज़ में आते हैं, वो डीआरडीओ द्वारा बनाई जाती हैं। बेसिकली डीआरडीओ में एक टीम होती है साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की, जो इंडिया को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। किसके थ्रू? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप करके। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है एंड इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम डीआरडीओ करती है। इसकी की फंक्शंस की बात करें तो डेवलपिंग डिफेंस सिस्टम, तो इंडिया का डिफेंस, इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके एनिमी कंट्री से प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिस्टम, डिफेंस सिस्टम बनाए जाते हैं वो डीआरडीओ द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, टैंक्स, रेडार्स, नेवल सिस्टम एंड मोर। स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ जैसे न्यूक्लियर, स्पेस एंड साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को क्रिएट करने का काम भी डीआरडीओ करता है। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन सिस्टम होते हैं तो वो मिसाइल्स के थ्रू किसी कंट्री पे या किसी एनिमी कंट्री पे छोड़े जाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन को बनाने का काम डीआरडीओ ही करता है। न्यूक्लियर जैसे कि अग्नि एंड पृथ्वी, आपने सुना होगा इनका नाम, अग्नि और पृथ्वी। ये क्या है? ये न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वॉर हेड्स को लेके कैरी कर सकती हैं। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को डेवलप डीआरडीओ द्वारा ही करा जाता है। इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा आईएनएस अरिहंत का। अरिहंत क्या है? ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इसके अंदर भी क्या है? न्यूक्लियर मिसाइल को कैरी छोड़ने की इसकी कैपेबिलिटी होती है। तो इसको डेवलप भी किसने? डीआरडीओ ने ही करा है। उसी प्रकार से कई न्यूक्लियर डिटेक्टर्स एंड सेंसर्स जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकती हैं, वो भी डीआरडीओ द्वारा डेवलप की जाती हैं। कुछ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि अगर एनिमी कंट्री द्वारा हमारी कंट्री में अगर कोई मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए जो डिफेंस सिस्टम्स बनाए जाते हैं, वो इंटरसेप्ट करने के लिए जो सिस्टम्स बनाए जाते हैं, वो भी डीआरडीओ द्वारा काफ़ी बनाए गए हैं। इसी प्रकार से स्पेस में भी इसने काफ़ी काम करा है। इसरो के साथ में डीआरडीओ कोलैबोरेट करके मिलिट्री पर्पसेस के लिए सैटेलाइट्स बनाता है, जो कि हमारे डिफेंस ऑपरेशन में सर्वाइलेंस, कम्युनिकेशन, नेविगेशन एट्सेट्रा का काम करते हैं। उसी प्रकार से एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करा गया है। अगर आपको याद होगा 2019 में मिशन शक्ति लॉन्च करा था। इसके अंदर क्या था? ये इंडिया की पहली फर्स्ट क्या थी? मिशन शक्ति। ये इंडिया की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल थी। एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या करती है? स्पेस में एनिमी की जो सैटेलाइट होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इस प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजी को मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ करता है। फिर साइबर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी में भी डीआरडीओ काम करता है। इंडिया के सीआरटी क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो इसके साथ में मिलकर इंडिया को साइबर अटैक से बचाने का काम करता है। साइबर रिलेटेड, साइबर डिफेंस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने में डीआरडीओ का योगदान है। उसी प्रकार से इनोवेशन इन इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग। पहले जब इंडिया के पास में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ पे जैसे रशिया और यूएस पे डिपेंडेंट था डिफेंस सिस्टम के इंपोर्ट के लिए। लेकिन अब डीआरडीओ खुद ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर रहा है जिससे कि खुद अपने इंडिया के अंदर ही क्रिएट करके, जिससे कि हमें बाकी कंट्रीज़ पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, जिससे कि हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। जो मेजर अचीवमेंट्स आज तक डीआरडीओ की रही हैं, तो जैसे मिसाइल्स बनाई हैं अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, नाग, एयरक्राफ्ट, यूएवी सच एज तेजस, रुस्तम, फिर टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स सच एज अर्जुन एंड रडार सिस्टम सच एज रोहिणी एंड स्वॉर्डफिश। तो इन सिस्टम्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब तक डीआरडीओ ने करी है। कुछ अपने आप से करी हैं और कुछ दूसरे कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन के साथ में मिलकर करी हैं। अब करंट फोकस क्या है डीआरडीओ का? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हमने आज ही पढ़ा था, उसमें डीआरडीओ काफ़ी काम करा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। अब डीआरडीओ रोबोटिक्स का भी काफ़ी यूज़ करता है
इसके इंडिया के डिफेंस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में कैसे, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में रोबोट्स को यूज़ में लिया जा रहा है। अगर आपको ध्यान होगा तो चंद्रयान 2 एंड 3 में जो रोवर्स यूज़ हुए थे, आपने सुना होगा लैंडर्स एंड रोवर्स। तो जो रोवर्स थे वो क्या थे, बेसिकली रोबोटिक सिस्टम ही थे। इन रोबोटिक सिस्टम जो कि जो वहाँ की जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर रहे थे मून पर से। तो इस प्रकार से फ्यूचर में मार्स एक्सप्लोरेशन होगा, एस्टेरॉयड माइनिंग, इन सब में रोबोट्स का यूज़ किया जा सकता है। जहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि कोई ह्यूमन जाके सर्वाइव कर पाए, वहाँ पे रोबोट्स का यूज़ हो सकता है। उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग हो रहा है DRDO द्वारा। जैसे डिज़ास्टर रिस्पॉन्स हुआ, स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन हुए, स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशंस को ऑटोनोमस अपने आप बनाने के लिए, या स्पेसक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग में, टेस्टिंग में, फॉल्ट डिटेक्शन में अगर हम AI का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, मिशन की जो सक्सेस रेट होती है वो बढ़ जाएगी, उसकी जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का यूज़ फिलहाल DRDO इस पर फोकस कर रहा है। उसी प्रकार से साइबर सिक्योरिटी में भी प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रिटिकल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी के यूज़ पर DRDO काम करी है। एंड इसी प्रकार स्पेस डिफेंस में भी DRDO का काफ़ी योगदान हो रहा है, काफ़ी इस पर रिसर्च हो रहा है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखा, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उससे समझ में आ गया हो कि नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में DRDO का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इकोनॉमिक सेविंग्स में इसका योगदान है। अगर हम फॉरेन इंपोर्ट्स पर अगर डिपेंड नहीं होंगे, अगर खुद कंट्री में ही इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बनाने लग जाएंगे तो इकोनॉमिकली हम सेव भी करने लग जाएंगे। और स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस, आप किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं होंगे तो आप अपने आप को एक सेल्फ रिलायंट और एक सुपर पावर बनाने में सफल हो सकेंगे। तो इसी प्रकार से DRDO इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज़ डिफेंस कैपेबिलिटीज़ एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग कंट्रीज सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। Thank you so much for watching our video.